सभी का बहुत स्वागत है हमारे आज के इस कंसेप्ट मैपिंग के सेशन में। तो आज मैं दिशा कारिया आपके लिए यहाँ पे कंसेप्ट मैपिंग में चैप्टर नंबर 3 लेकर आई हूँ, जो कि है बिजनेस एनवायरनमेंट। अब वैसे तो बहुत ही छोटा सा चैप्टर है और छोटा सा और छोटा हो गया है क्योंकि एलपीजी टॉपिक इसमें से डिलीट कर दिया गया है। ठीक है, तो छोटे से बहुत छोटा चैप्टर ही बन चुका है, बट इसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको बिल्कुल मिस नहीं करना है, जो कि है यहाँ पे आपका डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। तो बिना कोई देरी के इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम समझते हैं कि अगर मैं बिजनेस एनवायरनमेंट की बात करती हूँ, ठीक है, तो व्हाट एग्जैक्टली इज बिजनेस एनवायरनमेंट। तो देखिए, सबसे पहले बिजनेस एनवायरनमेंट में हर वो फोर्स और फैक्टर होता है। पहली चीज अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, बिजनेस एनवायरनमेंट में हर वो फोर्स, फैक्टर, इंडिविजुअल, कोई भी चीज जो एक बिजनेस के आउटसाइड में है, ये बेसिकली बिजनेस के एक्सटर्नल में है। ठीक है, अगर मैं कहती हूँ एक्सटर्नल, तो इसका मतलब क्या कि भाई इन चीजों पे बिजनेस का कोई भी कंट्रोल नहीं होता। ठीक है, ये ऐसे चेंजेस होते हैं जो बिजनेस के सराउंडिंग में होते हैं और इन चेंजेस के बिजनेस, उसके ऑपरेशंस पे अफेक्ट जरूर होता है, बट फिर भी बिजनेस का इनके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है। तो बिजनेस क्या कर सकता है, इन चेंजेस को पहले से समझकर, इन चेंजेस को यहाँ पे प्रेडिक्ट कर इन चेंजेस का यहाँ पे स्कैनिंग करके अपने आप को इन चेंजेस के लिए तैयार कर सकता है। बेसिकली अपने आप को, अपने बिजनेस को इन चेंजेस के मुताबिक यहाँ पे एडजस्ट कर सकता है। ठीक है, साथ ही साथ अगर ये बिजनेस एनवायरनमेंट की बात करूं तो बेसिकली ये इनकी सराउंडिंग्स है। जैसे अपनी सराउंडिंग्स हमारा एनवायरनमेंट होता है, वैसे ही कोई भी बिजनेस की अगर सराउंडिंग्स की बात करें तो इसको बिजनेस एनवायरनमेंट कहते हैं। तो कोई भी ऐसा फोर्स, फैक्टर, इंडिविजुअल या कोई भी ऐसी चीज जिनमें बदलाव आने से बिजनेसेस को अफेक्ट होता है बट ये बिजनेस के कंट्रोल में नहीं होता, उसी को हम यहाँ पे कहते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट। इस बिजनेस एनवायरनमेंट को थोड़ा सा क्लियर समझने के लिए आइए करते हैं उसके कुछ फीचर्स। ये फीचर्स कहो, कैरेक्टरिस्टिक्स कहो, नेचर कहो, इट इज वन एंड द सेम। यहाँ पे अगर फीचर्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट की बात करें तो उसमें सबसे पहला फीचर होता है कि ये सारे एक्सटर्नल फोर्सेस होते हैं, ऐसे फोर्सेस विच इज आउटसाइड द बिजनेस और आउटसाइड द कंट्रोल ऑफ द बिजनेस, जिनके ऊपर बिजनेस का कोई भी कंट्रोल नहीं होता। जैसे कि गवर्नमेंट पॉलिसीज, अब मान के चलिए अगर गवर्नमेंट की कोई भी पॉलिसी चेंज हो गई, क्या आप उसको रोक सकते हो? नहीं, बट इनका इफेक्ट आपके बिजनेस के ऊपर जरूर हो सकता है। सेकेंड फीचर यहाँ पे क्या कहता है कि स्पेसिफिक एज वेल एज जनरल फोर्सेस हो सकता है। और स्पेसिफिक फोर्सेस की बात करूं तो ऐसे फोर्सेस जो सिर्फ आपके बिजनेस को अफेक्ट करे। फॉर एग्जाम्पल मान के चलिए कि आपके बिजनेस में स्ट्राइक कर दिया आपके वर्कर्स ने या लॉकडाउन कर दिया, ठीक है, तो ऐसे केस में ये जो चीजें हैं वो सिर्फ आपके बिजनेस, आपकी कंपनी, आपकी इंडस्ट्री को अफेक्ट करेगा। इनको कहते हैं स्पेसिफिक फोर्सेस जो एक पर्टिकुलर बिजनेस को अफेक्ट करता है। जनरल फोर्सेस वो फोर्सेस होते हैं जो इन जनरल सारे बिजनेसेस को कहीं ना कहीं अफेक्ट करता है। फॉर एग्जांपल मान के चलिए टेक्नोलॉजिकल चेंजेस, तो यहाँ पे अगर टेक्नोलॉजी चेंज हो गई, अपडेट हो गई, कोई न्यू टेक्नोलॉजी आ गई, तो ये एक बिजनेस नहीं, हर वो बिजनेस जिसमें टेक्नोलॉजी यूज होती है, ये सारे बिजनेसेस को अफेक्ट करेगा, जिसको कहते हैं जनरल फोर्सेस। ठीक है, थर्ड फीचर बेटा यहाँ पे क्या है, तो इंटर रिलेटेडनेस। देखिए, सारे जो फैक्टर्स होते हैं कहीं ना कहीं एक दूसरे से यहाँ पे जुड़े होते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट में। जैसे फॉर एग्जांपल मान के चलिए कि कस्टमर जो है उनकी टेस्ट प्रेफरेंसेस चेंज हो गए। आजकल के जो कस्टमर्स है वो कहते हैं कि हमें बेटर लाइफस्टाइल जीनी है, तो हमें हेल्दी चीजें खानी चाहिए। हेल्थ कॉन्शियस कस्टमर्स बढ़ते जा रहे हैं, इसीलिए मार्केट में अगर आप देखोगे तो शुगर फ्री प्रोडक्ट्स, ठीक है, हेल्दी प्रोडक्ट्स, प्रोटीन बार, ये सारे हेल्दी फूड आइटम्स जो है इनकी डिमांड और सप्लाई मार्केट में बढ़ता जा रहा है। तो सारे जो फैक्टर्स होते हैं कहीं ना कहीं एक दूसरे से जुड़े होते हैं, इंटर रिलेटेड होते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, तो अनसर्टेनिटी। ये अनसर्टेनिटी का मतलब बेटा यहाँ पे क्या होता है, तो कैन नॉट बी प्रेडिक्टेड। ठीक है, तो ये सारे जो बिजनेस एनवायरनमेंट फैक्टर्स होते हैं आप उनको पहले से प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, कल क्या होने वाला है, क्या चेंजेस होने वाले हैं, ये फैक्टर्स को आप एक्यूरेटली प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। तो ये कभी भी कहीं पे भी कैसे भी चेंजेस आ सकते हैं, तो भाई आपके पास एक ही ऑप्शन है कि तैयारी रखो और ऐसे चेंजेस आए तो अपने बिजनेसेस को उनके मुताबिक आप एडजस्ट करो। ठीक है, नेक्स्ट चीज बेटा यहाँ पे होती है डायनामिक। ये डायनामिक का मतलब क्या होता है, तो डायनामिक का मतलब यहाँ पे होता है कॉन्स्टेंटली चेंजिंग।
ठीक है। तो ये जो बिजनेस एनवायरमेंट फैक्टर्स होते हैं बेटा, दे आर कॉन्स्टेंटली चेंजिंग, वो बार बार लगातार कंटिन्यूसली बदलते रहते हैं। बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, कहीं ना कहीं कोई ना कोई बदलाव कंटिन्यूसली आते रहता है, और इसीलिए एनवायरमेंटल स्कैनिंग कंटिन्यूसली करना, इनमें क्या बदलाव कब आएगा, कैसे होगा, इसको कंटिन्यूसली जानकर अपने बिजनेसेस में चेंजेस लाना बहुत जरूरी होता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे, इन फैक्टर्स को समझना कॉम्प्लेक्स है। ये मान के चलो आपने एनवायरमेंटल स्कैनिंग किया और आपको पता भी चला कि गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी चेंज होने वाली है, बट ये पॉलिसी का अफेक्ट आपके बिजनेस पे क्या होगा, कितना होगा, कब होगा, कैसे होगा, इन चीजों को समझना थोड़ा सा डिफिकल्ट है। इसीलिए हम कहते हैं कि बिजनेस एनवायरमेंट के जो फैक्टर्स होते हैं या इनका जो इफेक्ट ऑन ऑर्गेनाइजेशन होता है वो कॉम्प्लेक्स होता है। नेक्स्ट चीज यहाँ पे क्या है, तो वो है आपकी रिलेटिविटी। रिलेटिविटी की बात करूं तो यहाँ पे बिजनेस एनवायरनमेंट और उसका जो इम्पैक्ट होता है, ये जो है डिपेंड करता है फ्रॉम सिचुएशन टू सिचुएशन। ठीक है, तो इनका जो चेंजेस का इम्पैक्ट है या इनका जो डिफरेंट तरीके से इम्पैक्ट है, इफेक्ट है ऑन बिजनेसेस, ये सिचुएशन टू सिचुएशन, प्लेस टू प्लेस, बिजनेस टू बिजनेस ये चेंज हो सकता है। इसीलिए कहते हैं ये फैक्टर्स रिलेटिव है, हर जगह पे इनका जो इफेक्ट होता है वो डिफरेंट हो सकता है। ऐसा जरूरी नहीं है कि मुझे जितना नुकसान हुआ उतना ही आपको हो, या मुझे जितना फायदा हुआ उतना ही आपको हो। ठीक है, बट ये बिजनेस एनवायरनमेंट क्यों जरूरी है, क्यों ये इंपॉर्टेंट है, क्यों ये एनवायरमेंटल स्कैनिंग करना जरूरी है? तो सबसे पहला पॉइंट ये कहता है कि अगर आप बिजनेस एनवायरनमेंट को स्कैन करते हो तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि वो आपको आपके लिए आने वाली अपॉर्चुनिटीज बता सकती है। ठीक है, और अपॉर्चुनिटीज के बारे में अगर आपको पहले से पता चल जाए तो आपको मिल सकता है फर्स्ट मूवर्स एडवांटेज। ये फर्स्ट मूवर्स एडवांटेज मतलब क्या होता है कि जो अपॉर्चुनिटीज को जो बिजनेसेस सबसे पहले ग्रैब करते हैं उनके पास मौका होता है कि उनको मैक्सिमम बेनिफिट यहाँ पे मिले। जैसे अगर हम एग्जांपल लेते हैं व्हाट्सएप का, तो व्हाट्सएप ने सबसे पहले ये आइडिया निकाला था कि भाई हम ऐसा कोई एप्लीकेशन बनाते हैं जहाँ पे लोग एक दूसरे से सोशलाइज कर सके, कनेक्ट कर सके। तो आज भी मेजॉरिटी यूजर्स किसके पास है? व्हाट्सएप के पास। उसके बाद कई ऐसे एप्लीकेशन आए, बट आज भी मेजॉरिटी कौन सा चल रहा है? व्हाट्सएप। सेम गोज फॉर फेसबुक। तो इसी को कहते हैं फर्स्ट मूवर्स एडवांटेज। तो बिजनेस एनवायरनमेंट अगर हम कॉन्स्टेंटली स्कैन करते हैं तो ऐसी अपॉर्चुनिटीज अगर हमारे लिए आ रही है उसका पता हमें जल्दी से चल सकता है। ना ही अपॉर्चुनिटीज, बट मान के चलो कोई खतरा है, कोई नया कॉम्पिटिटर आ रहा है, कोई गवर्नमेंट पॉलिसी में चेंजेस के कारण हमारे बिजनेस पे नेगेटिव इंपैक्ट हो सकता है, तो ऐसे भी चेंजेस के बारे में पहले से पता होने के कारण हम इन खतरों के लिए तैयारी कर सकते हैं। देखिए, वापस बात वही है, खतरा आ रहा है तो हमेशा खतरे को रोक नहीं सकते, टाल नहीं सकते, बट एटलीस्ट उसके लिए पहले से तैयारी करके यहाँ पे हमें लॉस मिनिमम हो, नुकसान कम से कम हो, ये हम बिल्कुल यहाँ पे इंश्योर कर सकते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या है, तो जो इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज है, काफी बार हम एनवायरनमेंट स्कैन करते हैं, ठीक है, तो इस एनवायरनमेंट में बहुत सारे सप्लायर्स होते हैं, रिसोर्सेज होते हैं, उनके बारे में भी हमें जानकारी मिलती है। बहुत बार ऐसे होता है कि हमें एक अच्छा सप्लायर मिल जाए, कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाए जो हमारे लिए ज्यादा यूजफुल हो, कोई नई टेक्नोलॉजी पता चल जाए, कोई नया टाइप ऑफ रॉ मटेरियल पता चल जाए, तो ऐसे यूजफुल रिसोर्सेज के बारे में भी हमें यहाँ पे जानकारी मिलती है जिसको हम अपने बिजनेस में यूज करके बेनिफिट पा सकते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे हेल्प्स टू एडजस्ट एंड अडेप्ट विद रैपिड चेंजेस। अब देखिए, चेंजेस की अगर बात करूं तो हमने जैसे आपको कहा बिजनेस एनवायरनमेंट डायनामिक है, इसमें जो बदलाव है बार बार लगातार आते रहेंगे। बिजनेस वही सरवाइव कर पाएगा जो इन चेंजेस के मुताबिक अपने आप को एडजस्ट कर पाएगा। तो बिजनेस एनवायरनमेंट को स्कैन कर समझ कर हम एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन बना सकते हैं जो इन चेंजेस के मुताबिक अपने आप को एडजस्ट कर पाए और ऐसे बदलते हुए बिजनेस एनवायरनमेंट में बिल्कुल यहाँ पे सर्वाइव कर पाए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या है, तो असिस्टेंट प्लानिंग एंड पॉलिसी मेकिंग। अब देखिए, मान के चलिए टॉप लेवल मैनेजमेंट हो, आप कोई नई चीज प्लान कर रहे हो, जैसे कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हो या नया लाइन ऑफ प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हो, तो ऐसे केस में आप फोरकास्ट करोगे ना, कल क्या होने वाला है, कब होने वाला है, क्या हो सकता है, इसकी जानकारी रखते ही कल के लिए आप प्लान करोगे ना। तो इसीलिए बिजनेस एनवायरनमेंट स्कैनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है कि कल क्या बदलाव आने वाले हैं, इनको फोरकास्ट कर जानकर आप अकॉर्डिंगली फ्यूचर के लिए प्लान्स बना सकते हो, ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसीज बना सकते हो। लास्ट पॉइंट बेटा क्या कहता है, तो इंप्रूवमेंट इन परफॉर्मेंस।
हर वो बिजनेस, हर वो ऑर्गेनाइजेशन जो बिजनेस एनवायरनमेंट को स्कैन करता है, उनमें आने वाले चेंजेस के लिए अपने आप को प्रिपेयर करता है, अपॉर्चुनिटीज को पहले ग्रैब करके मैक्सिमम बेनिफिट उठाता है और खतरों से अपने आप को बचा के नुकसान को कम से कम करने की कोशिश करता है। जाहिर सी बात है ऐसे बिजनेसेस बेटर परफॉर्म कर पाएंगे, ज्यादा सक्सेसफुल बन पाएंगे, और इसीलिए बिजनेस एनवायरनमेंट को स्कैन करना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है कोई भी बिजनेस के लिए। ठीक है, नेक्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ द चैप्टर पे आते हैं, जो है डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। तो बेसिकली ये ऐसे जनरल फोर्सेस है जो सारे बिजनेसेस को एक साथ अफेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, कौन से हैं ऐसे डिफरेंट डायमेंशंस जो बिजनेसेस को अफेक्ट कर सकता है? तो सबसे पहले इसमें आता है आपका इकोनॉमिकल एनवायरनमेंट। ये इकोनॉमिकल एनवायरनमेंट में हर वो फैक्टर, हर वो फोर्स आता है जो कहीं ना कहीं कंट्री की इकोनॉमी में यहाँ पे बदलाव लाता है। जैसे अगर हम यहाँ पे एग्जाम्पल ले ले तो जीडीपी ऑफ अ कंट्री, या आप मान के चलिए इन्फ्लेशन आ गया कोई देश में, ठीक है, या फिर चेंजेस इन इंटरेस्ट रेट हो गया, एक्सेट्रा। तो कोई भी ऐसा बदलाव, सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट में चेंज आना, इंटरेस्ट रेट में चेंज आना, पर कैपिटा इनकम चेंज होना, जीडीपी चेंज होना, इन्फ्लेशन आना, रिसेशन आना, डिप्रेशन आना, कोई भी ऐसा बदलाव या फैक्टर जो कंट्री की इकोनॉमिक कंडीशंस में चेंजेस लाता है, इनको हम यहाँ पे कहते हैं इकोनॉमिकल फैक्टर्स। और जाहिर सी बात है बिजनेसेस को भी बिल्कुल अफेक्ट करते हैं। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट आता है वो है आपका सोशल एनवायरनमेंट, जो कहीं ना कहीं सोसाइटी और उसके लोगों से यहाँ पे जुड़ा होता है। तो लोगों की पसंद नापसंद, ट्रेडिशन, कल्चर, इन चीजों से जुड़े बिजनेस एनवायरमेंटल फैक्टर्स जो बिजनेस को अफेक्ट करते हैं, इसको कहते हैं सोशल एनवायरनमेंट। अब जैसे इंडिया में बहुत सारे डिफरेंट कल्चर, रिलीजन, कास्ट के लोग पाए जाते हैं, तो इनमें जो चेंजेस आते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मान के चलिए यहाँ पे हम लेते हैं दिवाली सेलिब्रेशन, ठीक है, या अभी अभी हमने यहाँ पे क्या किया था बेटा, तो क्रिसमस सेलिब्रेशन किया था। तो आपने देखा होगा कि क्रिसमस के टाइम आपको बहुत सारे स्टोर्स में यहाँ पे प्लम केक मिलेगा, क्रिसमस डेकोरेटर्स मिलेंगे, क्रिसमस ट्रीज मिलेंगे, वो सांता क्लॉज की हैट मिलेगी। तो ये प्रोडक्ट्स मार्केट में अवेलेबल हो जाते हैं, क्योंकि ये जो फेस्टिवल्स आते हैं, ये जो सेलिब्रेशंस होते हैं, उन मुताबिक बिजनेसेस को भी प्रोडक्ट्स यहाँ पे बिल्कुल बनाने होते हैं। तो ऐसे कोई भी सोसाइटी में चेंजेस आना, उनके टेस्ट, प्रेफरेंस, कल्चर, ट्रेडिशन में चेंजेस आना, लोगों का यहाँ पे हेल्दी एनवायरनमेंट की तरफ मूव होके हेल्थ प्रोडक्ट्स मार्केट में आना, ये सारे जो है यहाँ पे सोशल एनवायरनमेंट ऑफ बिजनेस में आता है। ठीक है, नेक्स्ट इन डायमेंशन यहाँ पे बेटा आपका आता है, जो कि है आपका पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, जो कहीं ना कहीं आपके गवर्नमेंट से यहाँ पे जुड़ा है। तो कोई भी गवर्नमेंट की पॉलिसी आती है, कोई भी गवर्नमेंट नया अभियान लॉन्च करता है, कोई भी गवर्नमेंट नया प्रोग्राम अनाउंस करता है, तो ये सारे जो चेंजेस होते हैं कहीं ना कहीं यहाँ पे आपके पॉलिटिकल एनवायरमेंटल चेंजेस में आते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान के चलो हम यहाँ पे लेते हैं स्वच्छ भारत अभियान, ठीक है, तो ये भी एग्जाम्पल ऑफ पॉलिटिकल एनवायरनमेंट है। ठीक है, बीजेपी ने कोई नई पॉलिसी लॉन्च करी, आप गवर्नमेंट ने कोई नई पॉलिसी लॉन्च करी, कोई प्रोग्राम लॉन्च करा, स्टार्टअप इंडिया, जैसे अगर हम यहाँ पे बेटा स्टार्टअप इंडिया भी लेते हैं, ठीक है, स्टार्टअप इंडिया स्कीम, तो ये भी पॉलिटिकल एनवायरनमेंट है। चाहे हम स्टैंड अप इंडिया स्कीम ले, ये भी पॉलिटिकल एनवायरनमेंट है। ठीक है, तो ऐसे कोई भी स्कीम्स, पॉलिसी, प्रोग्राम जो गवर्नमेंट से जुड़ा होता है, उसको हम पॉलिटिकल एनवायरनमेंट कहते हैं। जाहिर सी बात है, स्कीम्स जो है कहीं ना कहीं बिजनेसेस को अफेक्ट जरूर करती है। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट चीज आती है बेटा, दैट इज योर लीगल एनवायरनमेंट। अब देखिए बेटा, हर एक कंट्री का अपना कायदा कानून होता है। इंडिया के अपने कायदे होंगे तो यूएसए के अपने। इन कायदे कानून को हम यहाँ पे क्या कहते हैं, तो इनको कहते हैं लॉ ऑफ लैंड। हर एक बिजनेस जो उस कंट्री में बिजनेस करता है, उस कंट्री में फंक्शन करता है, उस बिजनेस को उस कंट्री में लागू होने वाले सारे कायदे कानून, रूल्स, रेगुलेशंस पता होना और उनको फॉलो करना यहाँ पे मैंडेटरी है। इसमें आपके पास कोई भी ऑप्शन या कोई भी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती। ठीक है, तो ये सारे जो कायदे कानून है जो आपको फॉलो करने हैं, इनको हम कहते हैं लीगल एनवायरनमेंट। जैसे कि यहाँ पे मान के चलो फैक्ट्रीज एक्ट है, ठीक है, सिमिलरली कंपनीज एक्ट है,
उसके बाद एम्प्लॉय वेलफेयर एक्ट है, मिनिमम वेजेस एक्ट है, एडवर्टीजमेंट को लेकर एक्ट है, हार्मफुल प्रोडक्ट्स के एडवर्टीजमेंट को ना एडवर्टाइज करना, इसको लेके कायदे हैं। तो ये सारे कायदे जो बिजनेसेस को फॉलो करने पड़ते हैं, विच आर लॉ, एक्ट, रूल्स एंड रेगुलेशंस, इनको हम यहाँ पे कहते हैं लीगल एनवायरमेंट। ठीक है, एंड जाहिर सी बात है बिजनेस को इम्पैक्ट करते हैं और बिजनेसेस को इनको फॉलो करना मैंडेटरी है। उसके बाद जो लास्ट डायमेंशन यहाँ पे आता है वो है आपका यहाँ पे टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। कोई भी नई टेक्नोलॉजी आना, इन्वेंशंस होना, पुरानी टेक्नोलॉजी आउटडेटेड हो जाना, नई मशीनरी आना, नया प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन आना, ये सारे जो चेंजेस होते हैं इनको हम कहते हैं टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। जैसे फॉर एग्जांपल अभी अगर आप देख सकते हो तो जो है आपके टेलीफोन्स, ठीक है, ये टेलीफोन्स को रिप्लेस किसने कर दिया है? तो आपकी मोबाइल फोन्स ने कर दिया है। ठीक है, तो ये सारे जो चेंजेस है बेटा, कौन से चेंजेस है? टेक्नोलॉजिकल चेंजेस है। वैसे ही आपकी मशीनरी का अपग्रेडेशन हो जाना, कैमरास चेंज हो जाना, ये सारे जो टेक्निकल इन्वेंशंस आते हैं, ठीक है, धीरे धीरे ये पेट्रोल डीजल गाड़ी का कम होके इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स आ जाना, ये सारे चेंजेस यहाँ पे टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट में आते हैं जो अगेन बिजनेस को इम्पैक्ट जरूर करते हैं। तो ये है डिफरेंट डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट विच जनरल फोर्सेस अफेक्ट द बिजनेसेस इन जनरल। ठीक है, अब हम आते हैं टू द लास्ट टॉपिक, क्योंकि एलपीजी तो भाई साहब आपके लिए ओमिटेड है। तो लास्ट छोटा सा टॉपिक जो आपके लिए है वो है डीमोनेटाइजेशन। डीमोनेटाइजेशन को जनरली आप यहाँ पे नोटबंदी के नाम से जानते हो। डीमोनेटाइजेशन एग्जैक्टली क्या है? तो डीमोनेटाइजेशन एक ऐसी पॉलिसी है जो गवर्नमेंट ने 8 नवंबर 2016 में अनाउंस की थी, जहां पे रातों रात उन्होंने 500 and 1000 रुपीस की नोट को यहाँ पे लीगल टेंडर मनी एक्सेप्ट करना कैंसिल कर दिया था कि भाई आज से 500 और 1000 की नोट को हम लीगल टेंडर मनी नहीं मानेंगे और ये जो है कहीं पे भी कोई भी चीज खरीदने के लिए यूज नहीं हो सकता, राइट और रातों रात भाई इन नोट्स को यहाँ पे सर्कुलेशन से विड्रॉ कर दिया था। यहाँ पे 86% करेंसी आउट ऑफ द टोटल करेंसी इन सर्कुलेशन 500 और 1000 की नोट्स में होती थी, तो सारी करेंसी यहाँ पे सर्कुलेशन से हट गई। ठीक है, उसके अलावा जो पुरानी नोटें थी, अब मान के चलो कि मेरे पास ये 500,000 की नोटें हैं, तो गवर्नमेंट ने एडवाइस किया था कि हम उसको बैंक्स में जाके नई नोटों के साथ रिप्लेस कर सकते हैं। स्टार्टिंग में एक अमाउंट लिमिट थी 1500-2000 रुपए की कि भाई इतना ही आप जाके रिप्लेस कर सकते हो। इवेंचुअली चीजें रेगुलराइज हो गई और लोग अपने पैसे को यहाँ पे आसानी से नई नोटों के साथ एक्सचेंज कर पाए। ठीक है, ये डिमोनेटाइजेशन का मेन एम क्या था, क्या इसके फीचर्स थे, इसको क्यों लाया गया था? तो सबसे पहला फीचर ये कहता है कि डिमोनेटाइजेशन एक तरीके से टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन मेजर था, जहां पे हमें देखना था कि भाई कितने लोग हैं जिनकी इनकम टैक्सेबल होते हुए भी वो टैक्स नहीं भर सकते, तो भरते नहीं है। ठीक है, तो एक तरीके से हमें कोशिश करनी थी कि ये टैक्स मेजर्स को चेक करना कि भाई लोगों को हम यहाँ पे टैक्स मेजर के अंडर ला सके। दूसरा इंपॉर्टेंट इसका फीचर था नॉन टॉलरेंस ऑफ टैक्स इवेजन। ये टैक्स इवेजन का मतलब बेटा क्या होता है? तो टैक्स की चोरी करना। तो डीमोनेटाइजेशन का और एक कारण था कि हमें यहाँ पे लोगों को बताना था कि भाई अब जो है हमारी गवर्नमेंट ये टैक्स की चोरी नहीं सहन करेगी। अगर आप यहाँ पे इनकम को छुपा के टैक्स की चोरी करने की कोशिश करते हो तो हम आपको नहीं करने देंगे। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या था? तो टैक्स एडमिनिस्ट्रेटिंग एंड चैनलाइजिंग सेविंग्स इनटू फॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम। देखिए बेसिकली बेटा क्या होता है, तो लोग जब टैक्स इवेजन करते हैं, टैक्स की चोरी करते हैं, तो वो अपनी एक्चुअल इनकम डिक्लेयर नहीं करते। एक्चुअल इनकम डिक्लेयर ना करने के कारण मेजॉरिटी जो पैसा है उनको मेंटेन करना पड़ता है कैश के फॉर्म में, क्योंकि अगर आप उसको बैंक अकाउंट्स में वगैरह डिपॉजिट करोगे तो वो तो ट्रांजैक्शन में आ जाएगा। कैश के फॉर्म में होने के कारण ये जो पैसा है फॉर्मल सिस्टम में आ नहीं पाता। ठीक है, क्योंकि आपके घर पे पड़ा है। बैंक में होता तो बैंक उसको लोन के तौर पे, क्रेडिट के तौर पे सर्कुलेट करता, जो कि हो नहीं पाता, राइट तो इसीलिए यहाँ पे जो गवर्नमेंट है उन्होंने पुरानी नोटें बंद कर दी। अब पुरानी नोटें बंद की तो एक ही ऑप्शन बचा कि भाई जो कैश है आप चुपचाप जाके बैंक में डिपॉजिट करो। बैंक में जैसे डिपॉजिट किया ये फॉर्मल सिस्टम में आ गया।
ठीक है। और लास्ट पॉइंट बेटा क्या कहता है, क्रिएटिंग कैशलेस और डिजिटल कैशलाइट इकोनॉमी। बेसिकली गवर्नमेंट ने यहाँ पे डिजिटल ट्रांजैक्शंस, ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस को भी यहाँ पे एनकरेज किया। इंडिया में करीबन 98 to 99% ट्रांजैक्शंस कैश में होते हैं। कैश में होने के कारण इसका कोई रिकॉर्ड, कोई ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं हो पाता, और इसलिए कितनी ब्लैक मनी है, कितना करप्शन है, कितना टैक्स इवेजन हो रहा है, ये पता नहीं चलता। तो इसीलिए गवर्नमेंट एनकरेज करता है कि अगर आप डिजिटल ट्रांजैक्शंस कर सको तो बिल्कुल करिए, इससे ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड मेंटेन होता है और ये करप्शन, टैक्स इवेजन जैसी चीजें यहाँ पे कम हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे डिमोनेटाइजेशन को लेकर एक छोटा सा कंसेप्ट आपके बुक में है। ठीक है, और इसी के साथ जो इस चैप्टर का कंसेप्ट मैपिंग का सेशन है वो होता है खत्म। बहुत ही छोटा सा चैप्टर है, बट यस इम्पोर्टेंट जरूर है। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये कंसेप्ट मैपिंग जरूर समझ में आया होगा। एक क्विक रिवीजन भी आपका यहाँ पे हो गया होगा। दोबारा ऐसे सेशंस के साथ जरूर मिलते हैं, बट आज के लिए यहीं पे बाय एंड हैव अ नाइस डे।